बच्चों, जे एडवांस का पेपर बहुत करीब है तो ऑब्वियसली रिवीजन करने का मन कर रहा होगा। मैंने बिल्कुल कहा नए सवाल नहीं लगाने चाहिए। तो जे एडवांस का सिलेबस हमारे सामने रखा हुआ है। मैंने सोचा कि मैं कुछ टॉपिक के सवाल ऐसे कराऊं जिससे हमें वो सवाल तो साथ साथ सीखे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और वो सारी चीजें हो जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक सवाल में कई कई चीजें कवर हो जाए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो इस सिलेबस को अपने सामने रखना और अपना टिक कर लेना कि यार ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये अच्छे से आता है। ऑब्वियसली आप ये कर भी चुके होंगे। तो मैं भी साथ में कुछ सवालों के थ्रू ही इस चीजों को समझने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें की जा सकती है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज योर टाइम इज सो प्रीशियस। तो मैं एक सवाल लेके चलता हूं, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहां पर, क्या सिचुएशन दे रखी है। इस सवाल में एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोड है और यहां पर एक रिंग रखी हुई है। इस रिंग का मास m, रेडियस a और रेजिस्टेंस r है। ये R क्या चीज है? ये R जो है हमारा रेजिस्टेंस है, क्यों कंफ्यूज मत हो ना। रेजिस्टेंस R दे रखा है, रेजिस्टेंस R दे रखा है और रेडियस इसकी A दे रखी है, मास M दे रखा है और ये कंडक्टिंग है ऑब्वियसली। और ये जो पॉइंट है जहां ये रखी हुई है ये x इक्वल टू 0 है। इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स इधर की तरफ F लगाया गया है, साथ में यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, B इज इक्वल टू B नॉट 1 प्लस AX टाइप की मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब इसमें पूछा गया, पूछी बहुत सारी चीजें आ सकती है। मेरे को पूछना और सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं देखना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अब सबसे पहली बात यह है, इसमें अगर ये फोर्स इसके ऊपर आगे की तरफ लग रहा होगा, ये फोर्स इसके ऊपर आगे की तरफ लग रहा है, एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो ये आगे की तरफ चलेगी। जैसे ही आगे की तरफ चलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर स्पेस के साथ नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो उसमें करंट, इसमें करंट फ्लो करेगी। करंट जो फ्लो करेगी इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी करंट फ्लो करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट फ्लो करेगी तो हर एलिमेंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। अब आप नेट फोर्स इसमें लूप पे 0 होता है बेटा, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लूप पे फोर्स 0 होता है, लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें करंट जैसे भी चल रही हो, मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ बदल रही है और अंदर की तरफ है। तो अगर मैं छोटी सी क्रॉस दे रखा था, अगर मान लो इसमें करंट ऐसे भी चल रही है तो ये आई छोटा सा पार्ट है, करंट इसमें ऐसे चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो डीएल क्रॉस बी करके देखेंगे तो वो इनवर्ड या आउटवर्ड आएगा डिपेंडिंग इस तरह से करंट चल रही है। तो वो जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है, वो इसको घुमा नहीं पाएगा बिकॉज हर समय जो फोर्स एलिमेंट पे लग रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में है, लेकिन वो फोर्स नॉन जीरो होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपने देखा था कि जैसे आपको याद था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क हो सकता है, पर इस पर्टिकुलर सवाल में नेट टॉर्क अबाउट सेंटर 0 है पर नेट फोर्स हो सकता है। इसका मतलब है पहला सवाल ये पूछा सकता है व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट विल डू, तो इट विल डू प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बिकॉज ये स्मूथ सरफेस दे रखी है, स्मूथ सरफेस दे रखी है तो ट्रांसलेशनल मोशन करने वाला है। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, उन सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मुझे नहीं पता क्या पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा कैसा मोशन करेगा, तो आंसर है उसका ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। आगे देखते हैं कि इसमें फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो मानेंगे अपन किसी भी समय ये x इक्वल टू एक्स पर पहुंच गया, x इक्वल टू एक्स पर ये रिंग पहुंच गई और इस समय इसकी वेलोसिटी लेट से v है, फोर्स अभी भी F लग रहा है, F लग रहा है। तो सबसे पहले इसमें करंट कितनी जाएगी उसका पता लगाने की हम कोशिश करते हैं। तो इस समय देखते हैं कि इससे अंदर जाने वाला फ्लक्स कितना गुजर रहा है, अंदर जाने वाला फ्लक्स कितना गुजर रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहां पर जाऊं, यहां से y डिस्टेंस पे जाऊं और एक एलिमेंट कंसीडर करूं, y डिस्टेंस पे जाऊं और एक एलिमेंट कंसीडर करूं, इस एलिमेंट को देखते हैं। इस एलिमेंट को यहां कंसीडर किया और एक बार y डिस्टेंस पे इधर गए और इस एलिमेंट को कंसीडर किया। दोनों एलिमेंट को मैं कंसीडर कर रहा हूं। राइट वाला जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को अगर आप देखें तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, ये राइट वाले एलिमेंट के पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बी नॉट 1 प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस वाई, बिकॉज उसके इस जगह का, इस पूरी लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस वाई है, बिकॉज एक्स इक्वल टू एक्स तो ये वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी और अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी बी नॉट 1 प्लस
ए टाइम्स एक्स माइनस वाई, यहां पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर यहां पर 1 प्लस बी नॉट 1 प्लस ए एक्स माइनस वाई और वहां पर बी नॉट 1 प्लस ए एक्स प्लस वाई फील्ड है, तो अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं वाई ही वेरी कर रहा है, वाई ही वेरी कर रहा है एक्स इक्वल टू एक्स पर, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स और इससे गुजरने वाला फ्लक्स, अगर इन दोनों का एरिया को डीए मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को एरिया को डीए मान लेते हैं, तो उधर से गुजरने वाला फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नॉट 1 प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस वाई इंटू डी ए अंदर की तरफ, और इससे जो अंदर की तरफ फ्लक्स गुजर रहा है वो हो जाएगा बी नॉट 1 प्लस ए टाइम्स एक्स माइनस वाई इंटू डी ए अंदर की तरफ फ्लक्स गुजर रहा है। तो दोनों फ्लक्स अगर हमने ऐड कर दिया तो आपको दिख रहा होगा वाई वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 2b नॉट 1 प्लस ए एक्स, 2b नॉट 1 प्लस ए एक्स इंटू, शायद समझ में आ रहा होगा, बी नॉट प्लस ए एक्स वहां पे भी आएगा यहां पे भी आएगा, इंटू डीए। ये फ्लक्स गुजर गया। ये जो फ्लक्स गुजर रहा है इन दोनों स्ट्रिप से गुजर रहा है फॉर अ गिवन एक्स, इसमें इसका जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स पे रिंग है। तो यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि आपको इंटीग्रेशन फ्लक्स निकालने के लिए वाई के साथ करना पड़ेगा, पर आंसर वाई से इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो अगर आंसर वाई से इंडिपेंडेंट आ रहा है तो इसका मतलब इस पूरी चीज से गुजरने वाला फ्लक्स की वैल्यू जो हो जाएगी बिना इंटीग्रेशन किए सीधे सीधे लिख सकता हूं बी नॉट 1 प्लस ए एक्स इंटू पाई आर, पाई ए स्क्वायर इज द फ्लक्स। ये जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज ए उसकी रेडियस थी, तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है जैसे जैसे ये आगे जा रहा है इससे गुजरने वाला अंदर की तरफ फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है। अगर अंदर की तरफ गुजरने वाला इससे फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें करंट जो होगी वो इस सेंस में चलेगी, इस सेंस में, तो इस पे करंट यू चल रही होगी। तो फ्लक्स की वैल्यू ये आ गई। अगर किसी ने पूछा ईएमएफ कितना आएगा तो ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ए सिंबल सेम ले रखा है। तो अगर मैं इसको क्या करता हूं, अल्फा कर देता हूं, अल्फा कर देता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा, ईएमएफ को डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास आएगा बी नॉट पाई ए स्क्वायर अल्फा इंटू वी। ये हमारे पास ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और ईएमएफ जनरेट हो गया तो हमारे पास करंट की वैल्यू इस रूप में आ जाएगी, आई इज इक्वल टू बी नॉट पाई ए स्क्वायर अल्फा वी डिवाइड बाई आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट जो इसमें चल रही होगी। इसमें करंट यू चल रही होगी। अब ये जो करंट इसमें चल रही होगी, इस करंट के कारण ये करंट के कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सारे कॉन्सेप्ट आ जाए इसलिए मैंने ये सवाल लिया। इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर मैं उस मैग्नेटिक फोर्स को निकाल दूं तो हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। करंट की वैल्यू इतनी आ गई तो अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये जो रिंग है वो यहां पर है, ये x इक्वल टू एक्स पर रखा हुआ है, और इसमें करंट की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई की वैल्यू को मैं अभी आई मान लेता हूं, बाद में वहां से उठा लूंगा। और करंट हमें पता चल गई इस तरह से मूव कर रही है, करंट हमें पता चल गई इस तरफ से मूव कर रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी जगह यहां पर सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा पर डी थीटा का एक एलिमेंट कंसीडर किया, डी थीटा का एक एलिमेंट कंसीडर किया। प्लीज ध्यान से देखिएगा, थीटा पे डी थीटा का एलिमेंट कंसीडर किया। इस डी थीटा के एलिमेंट में करंट यू जा रही है इस जगह, और अगर यहां पे करंट यू जा रही है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है इसकी बात करते हैं। इसकी बात करने की कोशिश करें तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और तो इसके ऊपर लगने वाला करंट इधर की तरफ जा रही है तो फोर्स इनवर्ड लगेगा, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा फोर्स की वैल्यू। लेट्स से वो फोर्स की वैल्यू कितनी है एक बार कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से वो फोर्स की वैल्यू इधर की तरफ कितनी आ रही है, डीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है, तो डीएफ की वैल्यू होगी आई डीएल क्रॉस बी। आई की जगह आई लिखा विच इज इन टर्म्स ऑफ वी, हमें पता है। डीएल की जगह हमने लिखा आर डी थीटा, आर डी थीटा। आई की जगह आई आर डी थीटा, इसके ऊपर फोर्स लिखा। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, आई आर डी थीटा, ये थीटा यहां से कंसीडर किया, थीटा यहां से डी थीटा का एलिमेंट लिया। अब आगे मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये अगर x इक्वल टू एक्स है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो अगर आप देखें तो वो हमारे पास हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा। अगर ये डिस्टेंस r cos थीटा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी b नॉट 1 प्लस अल्फा x प्लस r cos थीटा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ये डीएफ आ गया। अब ये जो डीएफ आपके पास बेटा निकल के आया है, इस डीएफ की वैल्यू, डीएफ जो इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो काम का है, वर्टिकल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, इतना तो आपको दिखाई दे रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ काम का है, तो इसका मतलब है हमारे लिए जो फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स इसके ऊपर आ जाएगा, वो आ जाएगा डीएफ
डीएफ इधर की तरफ लग रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीएफ कॉस थीटा, डीएफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो हमारे ऊपर नेट मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फोर्स डीएफ कॉस थीटा इधर की तरफ आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो इसकी वैल्यू निकालने की अगर हम कोशिश करें तो हमारे पास आएगा आई आर डी थीटा बी नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम्स एक्स प्लस आर कॉस थीटा फॉर अ गिवन एक्स, एक्स फिक्स्ड है, 1 प्लस एक्स प्लस आर कॉस थीटा, ये जो हमारे पास आया इनटू कॉस थीटा। ये हमारे पास इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा कि क्या आने वाला है। अगर आप इसके इंटीग्रेशन को देखने की कोशिश करें, थीटा कहां से कहां जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक जाएगी, सारे एलिमेंट लेने हैं हमें, तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई जाएगी, हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो अगर आप देखें तो इसमें थीटा वेरिएबल, तो कॉस थीटा जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके बनेगा तो एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन करने पे 0 आ जाएगी। पर आर कॉस स्क्वायर थीटा जो बन रहा होगा उसकी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो उसकी एवरेज वैल्यू को हाफ लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है यहां पे जो पूरी की पूरी कहानी आने वाली है वो आने वाली है, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करके देखूं तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई हमारे पास 1 के साथ 0 हो जाएगा, अल्फा एक्स के साथ 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आई आर डी थीटा बी नॉट, और यहां पे आएगा अल्फा आर बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा आर बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, हाफ लिखा 0 से 2 पाई में। तो हमारे पास इस फोर्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बी नॉट अल्फा आर स्क्वेयर बाई 2i डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पाई इंटू पाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स निकल के आया है ये इसके ऊपर बैकवर्ड लग रहा होगा, और अगर आप देखें ये फोर्स जो है वो आई के प्रोपोर्शनल है, और आई जो हमारे पास था वो वी के प्रोपोर्शनल है, आई जो हमारे पास था वो वी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इस फोर्स को वहां पे, अब हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट इक्वेशन, क्योंकि असली अगर फोर्स देखें तो एक फोर्स एफ लग रहा था, तो हमारे पास जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ माइनस बी नॉट अल्फा आर स्क्वेयर पाई, और आई की वैल्यू हमने निकाली हुई है, आई की वैल्यू है बी नॉट पाई ए स्क्वायर अल्फा वी बाई आर, बी नॉट पाई ए स्क्वेयर अल्फा वी बाई आर इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी, एम डीवी बाई डी टी आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन जो आपके पास आ रही है ये आ रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन आ रही है, तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी जरूर एक्वायर करेगा। तो दे कैन आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इन दिस क्वेश्चन। तो ये एक सवाल था जिसमें बहुत सारी चीजें आ गई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आ गई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आ गई, मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालना आ गया, फैराडेज लॉ आ गया, फ्लक्स निकालना आ गया, फ्लक्स का जो मैंने लॉजिक लगाया था लेफ्ट और राइट वाला कैंसिल करने वाला वो समझ में आ गया, लेंस लॉ आ गया, टॉर्क कितना लगता है, ये सब कुछ आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का ओवरऑल हमारे पास एक रिवीजन सा प्रोग्राम तैयार हो गया इस सवाल को करने में। तो अगर आप इस सवाल को खुद से एक बार कॉपी में कर लेंगे तो शायद आपका मैग्नेटिक फील्ड का काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेने वाला हूं ताकि उससे हमें और कुछ चीजें सीखने को मिल जाए। देखते हैं नया सवाल। तो बच्चों ये एक दूसरा सवाल है, इस सवाल को अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन दे रखी है। मैं समझा देता हूं आपको। इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और एक डाइपोल हमारा ओरिजिन पे रखा हुआ है, फाई इज इक्वल टू उसका डाइपोल मोमेंट पीके कैप है, पीके कैप है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको जेड एक्सिस मान लेता हूं फॉर एग्जांपल इसको, ताकि डाइपोल मोमेंट मुझे दिखा पाऊं। और ये जेड एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है ये लेट्स से एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो हमारे पास जो वाई एक्सिस आएगी, वाई एक्सिस जो हमारे पास आएगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी, यानी कि बाहर वाली एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब हमारे पास यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है, वो इस तरफ एरो करके रखा हुआ है, तो दिस इज द डाइपोल केप्ट हियर, ये डाइपोल यहां रखा हुआ है। इस डाइपोल के कारण एक चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है। मेरे दिमाग में सबसे पहले समस्या आई कि सर्कल में घूमने के लिए यार उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो हमेशा एक ही दिशा में हो तभी काम चलेगा, सेंटर की तरफ हो तभी काम चलेगा, रेडियल फोर्स हो तभी काम चलेगा। अब डाइपोल का और फोर्स चार्ज पार्टिकल पे क्यू ई लगता है, और डाइपोल के कारण इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस दिशा में है।
इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस दिशा में है, तो कैसे करें? तो हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता है कि अगर मैं यहां पर अगर थीटा एंगल पे जाऊं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं तो हमें पता है कि इधर की तरफ हमारे पास एक कंपोनेंट आता है जिसकी वैल्यू होती है 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। 2 पे केपी कॉस थीटा, अगर ये आर है तो 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इधर की तरफ अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट हमारा नीचे है, तो ऊपर की तरफ यहां पर ये आता है kp cos थीटा बाई आर क्यूब। और अगर ये दोनों का रिजल्टेंट, अगर ये हमारे पास इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अगर ये हमारे पास 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब इधर और kp cos थीटा बाई आर क्यूब इधर की तरफ आ रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो वो इस वर्टिकल लाइन के अलोंग आ जाएगा, इधर की तरफ अगर आ जाए, अगर आ जाए तो यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यानी नेगेटिव चार्ज कोई रखे तो उस पर फोर्स इधर लगेगा। सिमिलरली इस पूरे सर्कल में अगर बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स सेंटर की तरफ ही आने वाला है। तो अगर नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स सेंटर की तरफ ही आने वाला है तो हमारा काम चल जाएगा, तो वो सर्कल में घूम सकता है। तो यानी एक ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों चीजें रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये ऐसा तभी हो पाएगा जब 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब का cos थीटा बराबर हो जाए, ये kp sin थीटा है, सॉरी kp sin थीटा है, तो ये बराबर हो जाए kp sin थीटा बाई आर क्यूब का साइन थीटा कंपोनेंट के बराबर हो जाए। इसका मतलब है हमारे पास आ जाए tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो काम चल जाएगा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे ऊपर इधर की तरफ हो जाएगी, तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा और वो सर्कल में घूम सकता है और उसकी रेडियस जो है वो r साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। इस r साइन थीटा को उसने रेडियस को s बोला हुआ है, r साइन थीटा की वैल्यू s के बराबर हो जाएगी। और अभी उसकी स्पीड निकालनी है कि किस सर्कल में क्या स्पीड से घूमेगा। तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो गया, उस पर लगने वाला फोर्स जो हो गया वो हो गया Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा के बराबर, यानी आर साइन थीटा भी लिख देता हूं, आर के टर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, Q इंटू ई, ये हमारे पास आर साइन थीटा के बराबर हो गया। और कितना आया वो फोर्स, तो अगर हम यहां पे देखें तो 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब इंटू साइन थीटा इधर की तरफ कंपोनेंट और इसका kp sin थीटा आर क्यूब cos थीटा, यानी ऊपर की तरफ आ गया 3kp, यानी Q इज इक्वल टू Q इंटू 3kp sin थीटा cos थीटा बाई आर क्यूब इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। अब हमें आंसर s के टर्म में चाहिए, तो r साइन थीटा को हम s लिख सकते हैं। तो अगर r साइन थीटा को s लिखा तो हमारे पास आ गया mv स्क्वायर बाई s, mv स्क्वायर बाई s इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई s इज इक्वल टू हमारे पास आया, ध्यान से देखते हैं, Q3kp साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब लिखना है। आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एस क्यूब अपॉन साइन क्यूब थीटा, यानी एस क्यूब इंटू साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा ऊपर की तरफ, साइन की पावर 4 थीटा cos थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास आ गया एक एस से एक एस कट गया, तो v की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एस अंडरवुड, देखते हैं ध्यान से देखिएगा, 3kp Q अपॉन m इंटू साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, इसका मतलब है tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई √2। tan थीटा की वैल्यू अगर √2 आ गई तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2 बाई √3, और cos थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो आ जाएगी 1 बाई √3। सारी वैल्यूज डालते हैं तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 बाई s 3kp q बाई m, साइन की पावर 4 थीटा अगर मैं करूं तो साइन की पावर 4 थीटा हो गया √2 बाई √3 यानी 2 बाई 3 यानी 4 बाई 9, और cos थीटा क्या हो गया 1 अपॉन √3,
1/√3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू 1/s अंडर रूट 4kpq बाई m 3√3। ये हमारे पास आंसर आना चाहिए, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए 4kp तो 4kp हमने अगर यहां पे लिखा तो k को अगर हम 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख दे तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे ऊपर सिर्फ आ जाएगा kpq और नीचे आ जाएगा m पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिख लेते हैं इसको, क्या गया 1/s, ये आ जाएगा हमारे पास pq डिवाइड बाई m पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3√3। तो ये हमारा आंसर आएगा। है कोई ऑप्शन? PQ 3√3, यानी कि B इज द आंसर एंड इस सवाल का आंसर B हो जाएगा। इससे भी हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये 2 सवाल अभी आज मैंने किए, इस तरह से मैं कल भी आपके 3-4 सवाल करूंगा और चीजों को रिवाइज करूंगा। इसमें क्या क्या रिवीजन हो गया, इसमें हमें डाइपोल मूवमेंट का रिवीजन हो गया, इसमें हमें सर्कुलर मोशन का रिवीजन हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट कैसे कहां निकालते हैं वो रिवीजन हो गया, और थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग का भी पार्ट आ गया। आई होप आई ट्राई टू हेल्प कि कुछ हेल्प हो जाए। तो ये 2 सवाल से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ। पेपर बिल्कुल ताकत से देना, डरे बिना देना, घबराए बिना देना। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ। खुश रहिएगा।